हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंगीरा मैम। ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे OCM का 6th चैप्टर, दैट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस। अभी हर कोई तो बिज़नेस करता ही है, बहुत लोग बिज़नेस करते हैं। तो बिज़नेस में सिर्फ बिजनेसमैन का या फिर बिज़नेस का प्रॉफिट या फिर उसमें इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज़ है उन्हीं के रिलेटेड नहीं, तो बाहर की तरफ भी हमारे कस्टमर्स हो गए या फिर जो लोग हमारे इसमें प्रॉपर शेयर होल्डर्स है वो लोग हो गए, तो इनकी तरफ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी एनवायरनमेंट की तरफ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस मतलब क्या है कि सोशली हम लोग लीगली या फिर सोशली हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बिजनेस की, या फिर लीगली हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बिजनेस की टूवर्ड्स आवर सोसाइटी, टूवर्ड्स आवर कंट्री। सो ये सब यहाँ पे होता है। तो डेफिनेशन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द पर्पस ऑफ द पॉलिसी ऑफ पर्पस फॉर दोज पॉलिसीज to make those decisions or to follow those lines of actions which are desirable in terms of objectives and the value of the society। मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जहाँ पे हमारी पॉलिसी वर्क करती है, किस हिसाब से वर्क करती है, तो हमारे डिज़ायर और हमारे ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से। मतलब मेरी डिज़ायर क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, और टूवर्ड्स सोसाइटी में किस हिसाब से वर्क करी है, किस हिसाब से मेरी सोसाइटी को मैं मेरे बिजनेस थ्रू वैल्यू कर रही हूँ। अभी हम लोग देखते हैं नीड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप दिया था महात्मा गांधी ने। वेल्दी पीपल हु आर ट्रस्टीज ऑफ ट्रस्ट must take care of the welfare of the people in general. Businessmen are treated as the trustees of the society। मतलब ट्रस्टीज क्या है, जो जिस पे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। किस बेसिस पे, तो वो लोग हमारी सोसाइटी को कुछ हार्म ना हो पाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग लेते हैं। सेकेंड आता है चेंजिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी। अभी जैसे जैसे बिजनेस चेंज हो रहा है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो रहा है, हमारी डिमांड एंड सप्लाई चेंज हो रही है, तो उस हिसाब से हमारी सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस भी चेंज होते जा रहा है। रेपुटेशन नॉर्मल इसमें हमारा क्या रहता है, गुडविल। जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में रेपुटेशन को हम लोग बोलते हैं गुडविल। गुडविल मतलब क्या कि मेरी कंपनी बहुत अच्छा काम करे, अच्छे तरह से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, और वो गुड्स एंड सर्विसेज जब वो सेल करती है तो उसमें से उसको प्रॉफिट मिले और वो ग्रो हो, एक्सपैंड हो, उसके ऊपर फोकस करती है। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको किस हिसाब से हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, वो मतलब इको फ्रेंडली और हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको अच्छे से अच्छे वे में हम लोग कैसे यूज़ करें। वाटर पोल्यूशन है, कोई भी टाइप का पोल्यूशन ना हो, हमारी सोसाइटी को हार्म ना हो, हमारे कल्चर में कोई हार्म ना हो, उसके हिसाब से हमारा जो भी काम रहेगा वो हमें करना चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब मेरे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको मैक्सिमम लेवल पे मैं यूज़ कर पाऊँ, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, वाइल हमारी डिमांड उसकी तरफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो मिनिमम रिसोर्सेज में हम लोग मैक्सिमम रिटर्न्स किस हिसाब से मिल पाएगा उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर आता है प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन। प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन मतलब क्या, इट इज़ नेसेसरी फॉर द बिजनेस और द ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द एम्प्लॉयज़ एंड देयर यूनियन। मतलब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि उनके जो यूनियन लीडर्स है, यूनियन टीम है, या फिर उनके जो एम्प्लॉयज़ है, वर्कर्स है, उनकी तरफ अच्छे से ध्यान दिया जाए। फिर आता है ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर्स मूवमेंट। ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट मतलब क्या कि जहाँ पे हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करे, मतलब कोई टाइप का फ्रॉड ना हो, कंपटीशन हो पर हेल्दी कंपटीशन हो, उस पर ध्यान रखें। गवर्नमेंट कंट्रोल, बहुत जगह गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑलमोस्ट सभी हमारे जो बड़े बड़े बिजनेसेस है हर जगह गवर्नमेंट का मैक्सिमम लेवल तक है, एटलीस्ट मिनिमम लेवल तक तो इन्वॉल्वमेंट है ही। वही और उसका जो भी प्रैक्टिसेस है या कंज्यूमर का जो भी कंपटीशन, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताकि कोई फ्रॉड ना हो, कुछ इलीगल ना हो, और जो बिज़नेस हम लोग चला रहे हैं उससे हमारी कंट्री का भी बेनिफिट हो, उस हिसाब से वो देखते हैं। फिर आता है लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट। fulfilling the social responsibility in the long term interest of the business organization, that is service to society. It can obtain the support from various interest group। मतलब क्या कि मेरा जो इंटरेस्ट रहेगा वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। मैंने मतलब अभी बिजनेस चालू किया, बाद में नेक्स्ट ईयर देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, या फिर ठीक है चलो नहीं चला बंद कर दो, ऐसे नहीं। एक बार बिजनेस शुरू किया, ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, तो उसको चलाना है, लॉन्ग टर्म तक चलाना है और उसमें प्रॉफिट अर्न करना है, उसके ऊपर
हमारा ध्यान होना चाहिए। फिर आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम मतलब क्या, हम लोग बिजनेस तो प्रोग्रेसिव करेंगे पर उसी के साथ हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट है, हमारा जो आजू बाजू का सोसाइटी है, वो भी डेवलप हो, ग्रो हो, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या कि जहाँ पे हम लोग वर्ल्ड ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट विद अदर कंट्रीज़ वगैरह भी हम लोग ईजिली कर पाए, इस पे देखा जाता है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ मीडिया। यहाँ पे मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मीडिया से हमारे कंज्यूमर्स भी एक्सप्लॉइट हो जाता है, मतलब या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें, हेंस द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट इग्नोर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सोसाइटी। मतलब क्या कि कुछ फ्रॉड हुआ या कुछ केस हुआ तो हम लोग सोशल मीडिया पे इजीली उसके ऊपर स्टैंड ले सकते हैं। अभी आप देख भी लो कि कुछ भी छोटा मोटा हो जाता है तो तुरंत इंस्टाग्राम पे आ जाता है या फिर फेसबुक पे आ जाता है। तो ये मीडिया जो है हमारा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स देखते हैं अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप, मतलब हमारे ओनर हो गया, हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, हमारे क्लाइंट्स हो गए, हमारे कस्टमर्स हो गए। तो हर एक के टूवर्ड्स हमारा जो बिजनेस है या उस बिजनेस है उसका सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो पहला ओनर की तरफ हमारी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो रीजनेबल प्रॉफिट। मतलब अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ तो उसमें से कुछ तो रिटर्न्स चाहिए और वो जो रिटर्न्स होगा वो रहेगा प्रॉफिट। तो मिनिमम प्रॉफिट है, ऐसा तो प्रॉफिट आना चाहिए जिसमें वो बिजनेस स्टेबली चल पाए। दूसरा आता है एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। अगर मेरे को कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिससे मैं मेरा बिजनेस बढ़ा सकती हूँ, ग्रो कर सकती हूँ, तो उसको मैंने 110% मेरे बिजनेस में ऐड करना है। फिर आता है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ कैपिटल। कैपिटल अगेन इज अ लिमिटेड रिसोर्सेस, हम एक सर्टन लिमिट तक ही बिजनेस में पैसा ला सकते हैं। तो जो मेरे पास पैसा आता है बिजनेस में उसका मैं मैक्सिमम या अच्छे से अच्छे लेवल तक उसको यूज़ कर पाऊँ। फिर आता है मिनिमम वेस्टेज इन बिजनेस। अभी नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लो कि घर पे भी कुछ भी हो, एक थोड़ा बहुत वेस्ट हो गया चलेगा, बट बिजनेस की बात आती है तो एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कम से कम वेस्टेज होना है ताकि हमारा एक्सपेंसेस कम हो। एक्सपेंसेस कम हुआ तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होने में हेल्प होता है। सो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस करें उसका रॉ मटेरियल रहने दो या कोई भी अलग चीज़ें, मैन पावर रहने दो जो वहाँ पे काम करी, ये सब कुछ अच्छे से अच्छे लेवल तक यूज़ होना चाहिए, मतलब वेस्ट कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एफिशिएंट बिजनेस। एफिशिएंट बिजनेस मतलब क्या कि जो भी हमारा रिसोर्सेस है वो अच्छे से यूज़ हो। एफिशिएंट एंड ऑप्टिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, मेरे पास जो भी रिसोर्सेस है उसको अच्छे से यूज़ करके मेरा बिजनेस प्रॉफिट की तरफ बढ़ाना है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, उसमें जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह होती है वो बढ़ानी है। फिर आता है फेयर प्रैक्टिस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज मतलब हमारा जो शेयर मार्केट होता है जहाँ पे हमारे जो शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड स्टॉक्स बॉन्ड्स वो सब हम लोग परचेसिंग एंड सेलिंग, ट्रांसफर, ट्रांसमिशंस वगैरह कर देते हैं। तो वहाँ पे फेयर प्रैक्टिस होना चाहिए, मतलब किसी इन्वेस्टर पे फ्रॉड नहीं होना चाहिए, किसी कंपनी पे फ्रॉड नहीं होना चाहिए। एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, ऑब्वियसली जैसे जैसे आगे बढ़ रहे कंपटीशन बढ़ेगा, जैसे कंपटीशन बढ़ेगा उसी हिसाब से हम लोगों को हमारा बिजनेस एक्सपैंड ग्रो भी करना पड़ेगा। अगर वो भी ग्रो करना है तो उसके लिए हम लोगों को रिसर्च करना है, ग्रो करना है कि बाबा क्या नई चीज़ मार्केट में आई है, उस हिसाब से मैं मेरी कंपनी में क्या चेंजेस कर सकती हूँ वो देखा जाता है। फिर आता है पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन। पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन मतलब पर्टिकुलर पीरियड के बाद मेरा कंपनी कितना ग्रो कर रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना लॉस कमा रहा है, मेरी कंपनी की पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर पीरियड के टाइम पे बेस देखना ज़रूरी है। इफेक्टिव यूज़ ऑफ ओनर्स फंड, मतलब ओनर्स का जो फंड है, कैपिटल है, पैसा है, वो अच्छी तरह से हम लोग किस हिसाब से यूज़ करते हैं। शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म मतलब क्या होता है कि मैंने अभी वो बिजनेस में जो गुड्स है या पैसा है वो लिमिटेड, एक साल के अंदर वो यूटिलाइज हो जाएगा। लॉन्ग टर्म क्या रहता है, जो सालों साल रहेगा, जैसे कि हमारे इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंसेस भी हो गए, तो ये सारे हो गए मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। और जो हमारा कैश एंड बैंक, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड वगैरह रहता है वो हमारा हो जाता है शॉर्ट टर्म। फिर आते हैं क्रिएटिंग गुडविल। गुडविल अगेन रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। रेपुटेशन ऑफ कंपनी को जब भी हम लोग मनी में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं गुडविल, जो हमारी कंपनी का रहता है। तो ये गुडविल भी हमारी पब्लिक इमेज और हमारी रेपुटेशन से, अगर मेरी कंपनी का नाम मार्केट में अच्छा है तो मेरे कंपनी की गुडविल अच्छी रहेगी, मेरी कंपनी की वैल्यू भी अच्छी रहेगी। तो मेरी इमेज मेंटेन करना, ये हो गया टूवर्ड्स ओनर। अभी देखते हैं इन्वेस्टर्स की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, इन्वेस्टर्स आर हु, जो हमारे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो उनका जो पैसा इन्वेस्ट होता है उसी से हमारा कंपनी चलता है। दैट इन्वेस्टमेंट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल या फिर लोन, मतलब हम लोग शेयर्स में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, किसी में भी हम लोग वो इन्वेस्ट करते हैं। तो उनको कुछ ना कुछ तो रिटर्न देना, उनको भी कुछ ना कुछ
रिटर्न्स या बेनिफिट्स देने पड़ेंगे बिजनेस को, तो उसमें पहला पॉइंट है प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग। मतलब क्या, ये कंपनी कुछ भी चेंजेस करी है, कुछ भी डिसीजंस ले रही है, या कंपनी में कुछ नई चीज़ें आ रही है एक्सपैंड करने, तो ये सारी चीज़ें, कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है, लॉस में जा रही है, तो ये सारी चीज़ें हमारे इन्वेस्टर्स को पता चलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक प्रॉपर मीटिंग्स कंडक्ट किए जाते हैं, जो EJ मीटिंग्स वगैरह आप सुनते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एनुअल जनरल मीटिंग्स वगैरह, तो ये सारी मीटिंग्स उसमें कंडक्ट की जाती है, जिसमें इन्वेस्टर्स को कंपनी का प्रॉपर फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह पता चलता है। रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो उस पर कुछ तो मैं रिटर्न्स एक्सपेक्ट करूँगी, ऐसे ही तो इन्वेस्ट करके नहीं रखूँगी। तो अगर मैंने शेयर्स में डाला होगा तो मेरे को डिविडेंड मिलेगा, डिबेंचर्स या स्टॉक वगैरह में डाला होगा तो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये मेरे को फ्रॉम कंपनी इन द फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन मिलता है, जैसे कि शेयर्स में बोनस वगैरह भी मिल जाता है। तो ये बेनिफिट क्या होता है कि इन्वेस्टर्स आर लाइक, हाँ अभी मैंने इन्वेस्ट किया ना, मेरे को अच्छा पैसा मिल रहा है, तो मैं और इसमें डाल देता हूँ, राइट। सो इन्वेस्टमेंट अच्छे से हो, बिजनेस जो इन्वेस्टर्स है वो लोगों को भी बेनिफिट हो, और वो भी खुश हो जाए कि हाँ बाबा कंपनी अच्छा ग्रो करी, उसका बेनिफिट मुझे भी हो रहा है। फिर आता है हैंडलिंग द ग्रेवियंस। हैंडलिंग द ग्रेवियंस मतलब जो इन्वेस्टर्स है वो लोग प्रॉपरली जो भी मेथड्स है या फिर जो भी उनकी क्वेरीज है कि बाबा मेरा शेयर मेरे नाम पे नहीं दिख रहा है, या फिर मेरे को मेरा डिविडेंड नहीं मिला, या वाइस वर्सा, कुछ भी क्वेरी हो, वो अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है। फिर आता है मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी। अगर इन्वेस्टर मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो मेरी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे। ट्रांसपेरेंसी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, कि मेरी कंपनी अच्छी चल रही है, मेरा कंपनी का प्रॉफिट कितना है, मेरी कंपनी में एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ के, अदर दैन दैट मेरी कंपनी के बारे में वो इन्वेस्टर्स को जो चीज़ें ज़रूरी है एज़ पर हिज पॉइंट ऑफ व्यू, उसको अगर वो देखना है तो मेरे को वो दिखाना पड़ेगा। इतनी ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ द इन्फॉर्मेशन। जो भी कंपनी का इन्फॉर्मेशन है अच्छे से डिस्क्लोज होना चाहिए, मतलब इन्वेस्टर्स कौन है, कितना प्रॉफिट मिला है, शेयर्स कितने हैं, मार्केट में गुडविल कितना है, असेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितने हैं, लोन कितना लिया हुआ है, डिसीजंस कुछ चेंज हो रहे हैं क्या, एक्सपैंड हो रहा है, बंद हो रहा है, ये सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स। लास्ट आता है मेंटेन द सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज। सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज एंड गुडविल मतलब क्या कि जहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन हमारी इन्वेस्टर्स को पता होनी चाहिए कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अगर मेरे कंपनी में 10 लाख कैपिटल है तो वो 10 लाख कैपिटल में से कितना कैपिटल खुद का है, ओन्ड कैपिटल है, और कितना कैपिटल जो लोन पैटर्न में लिया हुआ है, दैट इज इन डिबेंचर्स और बैंक लोन पैटर्न में लिया हुआ है, या फिर कंपनी बंद हो रही है तो किस हिसाब से हो रही है, ये सारी चीज़ें एक्सपैंड हो रही है तो किस हिसाब से हो रही है, ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़। अभी एम्प्लॉयज़ ऑब्वियसली कंपनी में अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसकी तरफ भी बिजनेस की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली है। तो पहला है जॉब सिक्योरिटी, मतलब उसको सिक्योरिटी मिले कि हाँ अगर मैं ये कंपनी में काम कर रही हूँ तो इतना तो गारंटी है कि मेरे को परमानेंट जॉब है। स्टार्टिंग में हमारा प्रोबेशंस वगैरह रहता है, टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट, वो सब बात अलग है, बट वंस आई एम गेटिंग परमानेंट तो मेरे को एक सिक्योरिटी रहेगी कि मेरा जॉब नहीं जाने वाला है। सो जॉब सिक्योरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गारंटी देनी चाहिए कि आपको यहाँ से निकालने नहीं वाले। दूसरा था फेयर रेम्यूनरेशन, मेरी कैपेसिटी एंड मेरी कैलिबर और मेरी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से सैलरी मेरे को मिलना ज़रूरी है। हेल्दी एंड सेफ मेजर्स, हेल्दी एंड सेफ में अच्छा कैंटीन हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो, सैनिटाइजेशंस हो, फिर कुछ एक्सीडेंट या कुछ भी कंपनी में अगर प्रॉब्लम आए तो उसको इमीडिएटली कंपनी हैंडल कर ले, कंपनसेट कर ले, या कुछ गलत वगैरह हुआ तो गुड वर्किंग कंडीशन, मतलब ऑफिस अच्छा हो, एसी हो, प्रॉपर टेबल्स हो, चेयर्स हो, फिर कंप्यूटर्स एंड सिस्टम टेक्नोलॉजी अच्छी हो, ये सब देखा जाएगा। रिकग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, रिकग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन मतलब क्या कि उन्होंने कौन सी भी कंपनी या कोई भी मैनेजमेंट ने डिवाइड एंड रूल ये कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करना चाहिए। सारे एम्प्लॉयज़ आर इक्वल, सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ आगे लेके जाना है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, ना कि अलग अलग लोगों को डिवाइड करके रूल करने का काम करना है। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कुछ नया टेक्नोलॉजी आ गया, नई चीज़ आ गई, उसकी ट्रेनिंग दे दो, एजुकेशन दे दो। फायर ट्रेनिंग्स मोस्ट ऑफ अभी कंपनीज़ में वगैरह हो जाते हैं। फिर आते हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मतलब कंपनी क्या करती है अपने ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग मैनेजमेंट कमिटीज़ बिठाती है, जो वर्कर्स रहते हैं उनकी मैनेजिंग कमिटी बिठाती है, जो अलग अलग स्कीम्स या फिर ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, जिसमें से हम लोग वो काम करके अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा पाए, अच्छे से अच्छा बेनिफिट कंपनी के लिए लेके आए। तो ये सारी चीज़ों पे भी कंपनी काम करती है। नेक्स्ट आता है प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़, मतलब मेरी कंपनी का अच्छे से अच्छा प्रमोशन हो, मतलब एडवर्टाइजमेंट्स अच्छी हो, क्वालिफिकेशन अच्छा मिले, स्किल्ड लेबर्स हो, एक्सपीरियंस्ड वाले लोग हो,
एम्प्लॉयज़ को अवेयरनेस रहे कि हमारी कंपनी की सिचुएशन क्या है और हमें कहाँ पे उसको लेके जाना है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर ग्रेवियंस ऑन द परफॉर्मेंस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है कि जो भी एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम्स कंप्लेंट्स रहेंगे उसको सुन के उनको सॉल्व करना है, ना कि इग्नोर करना है। मिसलिनियस मतलब इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, जैसे अच्छे से ट्रीट करो, स्किल्स, नए नए स्किल्स सिखाओ या फिर नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करो, फिर इनफॉर्मल एंड फॉर्मल मीटिंग्स लो या फिर अलग अलग सेमिनार्स लो जिसमें से उनको और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वगैरह हो पाए। नेक्स्ट आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन होता है? जो हमारे कंपनी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है वो यूटिलाइज़ करने वाले जो लोग रहते हैं वो गए कंज्यूमर्स। उनकी तरफ भी ऑब्वियसली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जब भी आप अगर मार्केट में जाते हो तो मार्केट में जाने के बाद आपको 2-3 टाइप्स के चीज़ें मिल जाती है। फॉर एग्जांपल एक सोप ले लो या फिर कोई भी एक फूड आइटम ले लो। तुम लोगों को सेम, मतलब सोप होता है तो सोप अलग अलग ब्रांड्स के रहते हैं, अलग अलग प्राइजेस के रहते हैं, राइट। या फिर कुछ खाने की चीज़ें ले लो या फिर कुछ डिटर्जेंट पाउडर्स ले लो या लिक्विड्स ले लो, तो ये सारे अलग अलग ब्रांड, अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग प्राइजेस के रहते हैं। कुछ के बहुत हाई होते हैं तो कुछ के बहुत कम भी होते हैं। तो कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, ये कैसे पता चलेगा? तो ISO सर्टिफाइड के हिसाब से देखा जाता है, उसकी क्वालिटी मेंटेन देखी जाती है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसके हिसाब से वो डिसाइड किया जाता है कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। सेकेंड आता है फेयर प्राइजेस, मतलब MRP, दैट इज़ मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो उसमें दिया रहता है वो रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। उसमें हमारे टैक्सेस सारे इंक्लूड होते हैं। मोस्ट ऑफ आप कोई भी पैकेज गुड्स या कुछ भी पैकेज गुड्स या फिर जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, फिर चॉकलेट्स लो, कुछ भी लो, उठा के देखो, आपको MRP के नीचे एक ब्रैकेट में लिखा रहेगा इंक्लूसिव विद टैक्स, मतलब उसमें ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड है, ऊपर से देना ज़रूरी नहीं है। फिर आता है कंज्यूमर सेफ्टी, मतलब जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है कंज्यूमर के लिए मेरी बिज़नेस की तरफ से, उनसे उन लोगों को कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए, वो लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने चाहिए। वो लोगों को या तो बेनिफिट होना चाहिए या तो नो बेनिफिट बट नो हार्म एज वेल होना चाहिए। ऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट, शैम्पूज़ के एडवर्टाइजमेंट्स आप लोग देख लो। शैम्पूज़ के एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं कि आप ये शैम्पू यूज़ करोगे, ये ऑयल यूज़ करोगे, इतने घने काले बाल हो जाएंगे। वो नेचुरली, प्रैक्टिकली विच इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, अभी ऐसे टेक्नोलॉजीज़ आए हैं जिससे हो सकता है, बट जितना वो एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाते हैं वो उतना नहीं होता है। सो वो एडवर्टाइजमेंट्स मैक्सिमम फेक होती है। ऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सो आफ्टर सेल सर्विस, मतलब सेल के बाद कुछ सर्विसेज, जैसे कि हम लोगों ने मोबाइल ले लिया या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिए जिसको हम लोगों को गारंटी वारंटी मिल जाता है, इंस्टॉलेशन मिल जाता है, तो वो सेल होने के बाद हम लोगों को जो सर्विसेज मिल जाते हैं वो होता है हमारा आफ्टर सेल सर्विस। फिर आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब अगर एज अ कंज्यूमर मेरे को कुछ भी ख़रीदना होगा तो मैं उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जान सकती हूँ, उसकी क्वालिटी जान सकती हूँ, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है जान सकती हूँ, उसके रिलेटेड पूरा रिसर्च करके फिर मेरे को ख़रीदना या नहीं वो मैं डिसाइड कर सकती हूँ। फिर आता है रेगुलर सप्लाई, ऐसे नहीं कि मार्केट में मेरा कंपनी का प्रोडक्ट एक बार आया तो दूसरी बार आने नहीं वाला है, रिपीटेडली आने ही वाला है, वो सर्कल चालू ही रहेगा। मेरे पास प्रोड्यूस होगा, मार्केट में जाएगा, मार्केट में सेल होगा, फिर से नया प्रोड्यूस होगा, फिर से सेल होगा, वो सर्कल चलते ही रहने वाला है, वो रेगुलर रहने वाला है। अटेंड द कंप्लेंट्स, अगर एज अ कंज्यूमर मेरे पास कोई तो आया कि आपका ये प्रोडक्ट यूज़ करके मेरे को साइड इफेक्ट हो गया, तो वो क्यों हुआ उसके ऊपर ध्यान देना है और वो उसकी जो कंप्लेंट है, उसकी जो क्वेरी है वो अच्छी तरह से सॉल्व करनी है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब क्या? कस्टमर को फ्री ऑफ चार्ज में, अगर फॉर एग्जांपल ले लो इलेक्ट्रॉनिक्स ले ले, AC या फिर AC, मोस्ट ऑफ AC ले लिया, तो वो कभी कभी कुछ लोगों को पता नहीं रहता कि वो कैसे चलना है, कुछ अभी तो सबको ही पता है कैसे चलाता है, बट उसके इंसान आके वो ट्रेनिंग देके जाता है कि हाँ ये ऐसे चालू करना है, ऐसे बंद करना है, ये करना है, वो करना है, राइट। अवॉइड कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जब भी हम लोग कस्टमर्स को हैंडल कर रहे हैं तो उनको एक्सप्लॉयट नहीं करना चाहिए, उनके अगेंस्ट कुछ भी गलत अनफेयर प्रैक्टिस या फिर कुछ भी गलत वर्ड्स यूज़ नहीं करने। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स गवर्नमेंट, मतलब हमारी गवर्नमेंट की तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो पहला आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पहला आता है टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मतलब जो भी टैक्सेस हमारे चार्ज होने वाले हैं वो सारे के सारे टैक्सेस हम लोगों को पे करने, मतलब इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, GST, सब टाइम टू टाइम बेसिस पे जब भी चार्ज होगा तभी तभी मेरे को पे ऑफ करना है। सेकेंड आता है
ऑब्जर्विंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब मेरे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, मेरी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट का लाइसेंसिंग क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, अदर प्रोसेस कुछ करना है क्या, ये सारी चीज़ें देखना भी इसमें ज़रूरी आता है। फिर आता है अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो उनके पास से मेरे को वो कंट्री से कितना पैसा मेरे को मिल रहा है, कितना जा रहा है, क्योंकि इंपोर्ट के तो पैसा जाएगा, एक्सपोर्ट के तो पैसा आएगा, तो उन दोनों को कंपेयर करना और उसमें से मेरे को कितना पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो सब देखेंगे। फिर आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या कि क्वालिटी वाइज में जहाँ पे ग्रो कर रही हूँ, क्वालिटी वाइज में डेवलप कर रही हूँ हमारी कंट्री को, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटिंग द सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब हमारी जो सोशो इकोनॉमिक या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है उसको अलग अलग पॉलिसीज़ लेके आती है, अलग अलग प्रोग्राम्स लेके आते हैं, वो किस हिसाब से हैंडल कर पाएगी वो सब देखा जाता है। फिर आता है सजेशन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के सजेशंस मतलब क्या कि मेरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी या नए नए लाइसेंसिंग पॉलिसीज अगर आ रहे हैं तो वो मैं मेरे कंपनी में प्रॉपर्ली अप्लाई कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। फिर आता है नो फेवर्स, मतलब ब्राइबिंग नहीं करना है, टेबल के नीचे से मलाई वो सब नहीं होना चाहिए। फिर आता है कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। गवर्नमेंट ट्रेजरी मतलब जहाँ पे हमारी जो इमरजेंसीज होती है कंपनीज, मतलब क्या होता है कि कभी कभी हमारे यहाँ पे फ्लड्स आ गए, साइक्लोन हो गया, सुनामी हो गया, कोविड के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स ऐसे हम लोगों ने फेस किए, उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स महाराष्ट्र में भी फेस हुए। तो ये सारे जो नेचुरल कैलामिटीज़ होते हैं उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, सपोर्ट करती है, उसका पैसा फंड, तो इसमें ये जो फंड्स है इसमें भी जो बड़े बड़े कंपनीज रहते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो वो किस हिसाब से रहता है वो नीचे देखेंगे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है एंड इट इज़ कंपलसरी एक पर्टिकुलर टर्नओवर के ऊपर हम लोग जाने के बाद। पहले उसके पहले एक लास्ट एक है जो कम्युनिटी और सोसाइटी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लेते हैं, उसके बाद CSR की तरफ जाएंगे जहाँ पे हम लोग वो लिमिट्स दिखेंगे कि किसको जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज है उसमें कंपलसरी ऐड करना है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो पहला आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कम्युनिटी एंड सोसाइटी एंड पब्लिक जनरल, मतलब नॉर्मल जो हमारे क्लाइंट भी नहीं है, हमारे इन्वेस्टर्स भी नहीं है, हमारे ओनर्स भी नहीं है और हमारी एम्प्लॉयज़ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, पर वो नॉर्मल एज अ कंट्री के ह्यूमंस होने के, कंट्री के सिटीजन्स या रेजिडेंट होने की वजह से इनकी तरफ हमारी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। पहला है एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करो, पोल्यूशन कम करो, प्लांट्स लगाओ, या फिर और अवॉइड करो कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज उसका वेस्टेज ज़्यादा ना हो। बेटर एंड मैक्सिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उसको अच्छे से अच्छे लेवल पे कम से कम में अच्छे से रिटर्न्स कैसे मिले। रिजर्वेशन फॉर द वीकर सेक्शंस, वीकर सेक्शंस मतलब जो हमारे रिजर्व कैटेगरीज आ गए या फिर विमेंस आ गए तो उनके लिए फाइनेंशियली जो वीकर ग्रुप है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, उनको ग्रो करने के लिए हेल्प करो। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ अ बैकवर्ड रीजन्स, जो बैकवर्ड रीजन्स पे आते हैं या फिर उनको उनके पास स्किल्स है, फैसिलिटीज़ है, उनको स्किल्स वगैरह है तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे दो, उनको ग्रो करने के लिए परचेसिंग पावर दे दो। फिर आता है प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एंटी सोशल एक्टिविटीज़, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ की तरफ जैसे ब्राइबिंग वगैरह हो गया तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाओ। फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब क्या कि जहाँ पे हमारा जो फाइनेंसेस है, डोनेशंस वगैरह हम लोग देते हैं, पॉवर्टी, इलिटरेसी, एंटी ड्रगिंग कैंपिंग, पोल्यूशन कैंपिंग, ये सारी चीज़ों पे भी हम लोगों को इन्वेस्ट करना और इधर भी फाइनेंसेस प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ कंजेशन। प्रिवेंट कंजेशन मतलब क्या कि हम लोगों को क्राउड मतलब हमारी जो इंडस्ट्रीज, स्कूल्स में वगैरह मोस्ट ऑफ पढ़ा होगा साइंस में कि आपके जो कंपनीज रहते हैं या फिर इंडस्ट्रीज रहते हैं जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, जिसके फैक्ट्रीज रहते हैं वो सारे सिटीज़ के बाहर होते हैं, क्योंकि जहाँ उसका पोल्यूशन होता है वो अगर वही सिटी में आ गया तो उस ऑलरेडी सिटी ड्यू टू द गाड़ी एंड ऑल ऑलरेडी पोल्यूटेड है और इंडस्ट्री भी उसमें आ गया तो और पोल्यूशन बढ़ेगा, तो ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए प्रिवेंट करना ज़रूरी है। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट करना है, एक्सपैंड करना है और लोग अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है, पॉवर्टी लाइन भी एडजस्ट करना है, मतलब जो पॉवर्टी लाइन के नीचे उनको ऊपर लाना है। अब भी हम लोग देखते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब मेरा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए एज अ बिजनेस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पहला तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बाबा मिनिमम रिसोर्सेज उसको अच्छे से अच्छे यूज़ करो, रॉ मटेरियल अच्छे से लो, हमारे पास वेस्टेज कम से कम करो, ये सभी चीज़ें हैं। तो पहला आता है इफेक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारा इफेक्ट क्या होता है। तो पहला आता है एयर पोल्यूशन, कोल गैसेस या फिर स्मोक्स वगैरह निकलते हैं फैक्ट्रीज से तो एयर पोल्यूशन होता है।
केमिकल्स हम लोग पानी में छोड़ देते हैं तो क्या वाटर पोल्यूशन होता है। आवाज़ आते हैं मशीन्स ट्रांसपोर्टेशंस के टाइम पे, एरोप्लेन्स के वगैरह, उसके वजह से साउंड पोल्यूशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज हम लोग कभी कभी ऐसी फेंक देते हैं, उसके वजह से भी इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज क्रिएट होता है। अभी मेजरली जो भी पॉल्यूशंस वगैरह क्रिएट होते हैं उसके लिए हम लोगों ने 4R इंट्रोड्यूस किए। रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकल, रिकवरी। रिडक्शन मतलब वेस्टेज कम करो क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है। रीयूज़ मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसको वापस हम लोग रीयूज़ कैसे कर पाएंगे। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल ले लो, कपड़ों का बिजनेस है, अभी हर एक का थोड़ा 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 पार्ट पाके, तो वो सबको कनेक्ट करके क्या कुछ तो एक बना दो, मतलब जो वेस्ट है उसको कुछ ना कुछ यूज़ कर लो। फिर आता है रिसाइकल। अभी रिसाइकल मतलब जो पानी की बॉटल्स आ गए, तो पानी की बॉटल्स जो होते हैं वो एक बार यूज़ करने के बाद वेस्ट है, तो वो बॉटल्स कलेक्ट करके मोस्ट ऑफ डॉग शेल्टर्स वगैरह बनाए जाते हैं, या फिर पाइप्स के वगैरह उधर फूड होल्डर्स पाइप लिया जाता है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ें अभी यूज़ में नहीं है उसको रिसाइकिल कर देते हैं, अलग अलग वेज में यूज़ करते हैं। फिर आता है रिकवरी। रिकवरी मतलब क्या कि हम लोग जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं या फिर जो भी हम लोगों को वेस्ट निकलता है उसको ही रिकवर करना है, मतलब सेम जो वेस्टेज है वो निकालो, रीयूज़ करो, रिसाइकिल करो, वही करना है। फिर अभी आता है बिजनेस एथिक्स। अभी बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होता है कि बेसिकली ये ग्रीक वर्ड एथॉस, दैट इज़ ह्यूमन कैरेक्टर एंड कंडक्ट। अभी देखा जाए तो अगर हम लोग बिजनेस करते हैं तो इट इज़ अ फॉर्मल पार्ट। तो फॉर्मल पार्ट मतलब मेरे को कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, कस्टमर्स को कैसे हैंडल करना है, क्लाइंट्स कैसे देखने हैं, गवर्नमेंट या फिर मेरे जो बिजनेस कलीग्स है या फिर पार्टनर्स हैं उनसे कैसे बात करनी, ये सारी चीज़ें हमारी एथिक्स। मतलब गलत नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, अनफेयर नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, गुड बैड, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, business ethic is an art of science of maintaining the harmonious relationship with the society, its various group and the institutions, as well as recognizing the moral responsibility for the right or रॉन्ग कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस एथिक्स क्या एक टाइप का आर्ट है, साइंस का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रिलेशंस मेंटेन करते हैं सोसाइटी के साथ, गवर्नमेंट के साथ, ग्रुप्स के साथ, बिजनेस के साथ, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है देखना है और उस हिसाब से काम करना है। अभी हम लोग पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक। पहला है कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब मेरे को वो बिजनेस किस हिसाब से चलाना है, मेरी सोसाइटी को हार्म नहीं होना चाहिए, सोसाइटी का कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना ही चाहिए। दूसरा, बेस्ड ऑन मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़, मतलब मेरी मॉरल्स क्या कि बाबा इलीगल बिजनेस नहीं करना है, राइट। और सोशल वैल्यूज़ क्या हो जाता है कि बिजनेस, अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ तो फेयर होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना चाहिए, किसी को हार्म नहीं होना चाहिए। फिर आता है गिव्स प्रोटेक्शन टू द सोशल ग्रुप्स, जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, एम्प्लॉयज़ है, शेयर होल्डर्स है, जिसकी तरफ हमारे बिजनेस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है, तो वो किस हिसाब से होगा उस पर देखा जाएगा। फिर आता है प्रोवाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेमवर्क, मतलब कल्चरल, इकोनॉमिकल, लीगल, ये सारी चीज़ें इसमें फोकस की जाती है। फिर आता है वॉलंट्री। वॉलंट्री का मतलब क्या होता है, द बिजनेस मैन मस्ट एक्सेप्ट द बिजनेस एथिक्स ऑन देयर ओन, इट्स एक्सेप्टेंस कैन नॉट एनफोर्स बाय द लॉ। मतलब क्या कि बिजनेस मेरा जो है वो बिजनेस एथिक्स के हिसाब से, खुद के हिसाब से ही चलाना है, बट इट एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ, मतलब वो कैसे एक्सेप्ट होगा, वो लीगली नहीं, बिजनेस लीगल होना चाहिए बट बाकी एक्सपेक्टेंस हम लोग हमारे हिसाब से रख सकते हैं। फिर आता है रिक्वायर्स फॉर द एजुकेशन एंड गाइडेंस, मतलब द बिजनेस मैन शुड बी प्रॉपरली एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड एंड गाइडेंस, मतलब उसको एजुकेटेड होना चाहिए, मतलब उसको बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, ग्रो कैसे करे वो हमेशा मोटिवेटेड होना चाहिए। बिजनेसमैन डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, वो मोटिवेटेड होगा तो ही बिजनेस आगे बढ़ सकता है, वरना नहीं होगा। गाइडेंस की ज़रूरत होती है हर स्टेप पे। रिलेटिव टर्म मतलब मेरा जो बिजनेस है, अनदर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, मतलब बिजनेस को मेरे को ग्रो करना है, एक बिजनेस दूसरा बिजनेस उसको एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है, अलग अलग ब्रांचेस ओपन करने हैं दूसरे से कंट्री, जैसे मैकडोनल्ड्स आ गया, डोमिनोज आ गया, ये किसी एक्सपैंडेड बिजनेस है, टाटा स्टील एंड ऑल। फिर आते हैं न्यू कॉन्सेप्ट, मतलब कुछ रिसेंटली नए नए कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किए हैं जो भी स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। अभी आते हैं मॉरल्स एंड सोशल वैल्यू, तो हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है, पेट्रियटिज्म है, ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमारे जो बिजनेस है वो बिजनेस हमारे एथिक्स पे, हमारे मॉरल्स पे करना है, मतलब हमारे अगर हम कोई बिजनेस करें उसकी वजह से हमारे कल्चर पे हार्म नहीं आना चाहिए, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है।
तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या चीज़ें अवॉइड करनी, क्या चीज़ें एक्सेप्ट करनी, ये देखते हैं। सो डूज क्या मतलब हमें क्या करना चाहिए, तो पहली बात टाइम पे टैक्सेस पे करो, जो हमारे पास काम करे उनकी जितनी कैपेसिटी है, कैलिबर है, उस हिसाब से उनको सैलरी एंड वेजेस दे दो। थर्ड है सिक्योरिटी, सेफ्टी होना चाहिए, मतलब अगर मैं जॉब कर रही हूँ कहीं पे तो मेरे को गारंटी होनी चाहिए ये लोग मेरे को नहीं निकालेंगे। नेक्स्ट आता है बिजनेस फर्म सप्लाई द क्वांटिटी, जितना डिमांड है उस हिसाब से रीजनेबल प्राइस में गुड्स सप्लाई होने चाहिए और उसकी प्राइसेस भी रीजनेबल होनी चाहिए ताकि कस्टमर्स खरीद पाए। द बिजनेस शुड गिव अ ड्यू रिस्पेक्ट ऑन द ऑनर ऑफ बेसिक राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, मतलब बेसिक राइट्स हमारी जो कंज्यूमर्स की है उस हिसाब से हम लोगों को उस हिसाब से कंज्यूमर, जैसे कि राइट टू टॉक, राइट टू अंडरस्टैंड, ये जो हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स है उस हिसाब से वो वर्क होगा। बिजनेस मस्ट बी द पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट, मतलब उसको प्रॉफिट कमाना है और उसका थोड़ा पार्ट सोसाइटी को भी देना है, सोसाइटी के डेवलप के लिए, जो हम लोग नीचे भी पढ़ेंगे। फिर आते हैं क्या नहीं करना है, तो हेल्दी कंपटीशन रखना है, मतलब ऐसे नहीं मेरे को आगे बढ़ना है तो उसको खींच लो नीचे, नहीं, हेल्दी करो, हेल्दी कंपटीशन करो। उसके पास 10 क्लाइंट है ना, मेरे पास 5 है, कोई बात नहीं, मैं कुछ अच्छा करूंगी तो मेरे पास 12 हो जाएंगे, उसके पास 10 ही रहेंगे, तो गो हेल्दी कंपटीशन के हिसाब से। फिर आता है बिजनेसमैन शुड नॉट चीट और एक्सप्लॉइट, किसी भी चीट नहीं होना चाहिए, किसी एम्प्लॉय को किसी कस्टमर को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। मोनोपोली नहीं चलानी, मोनोपोली गवर्नमेंट की है बट अभी बिजनेसेस में मोनोपोली नहीं चलती है, सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर कुछ रहा तो चलता है, अदर देन दैट परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक ओलिगोपोली वगैरह चलता है। फिर आता है दे शुड नॉट रिजॉर्ट द होर्डिंग्स और द ब्लैक मार्केटिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। फिर आता है दे शुड नॉट क्रिएट द सीक्रेट ऑफ अनरीजनेबल प्रॉफिट, मतलब क्रिएट सीक्रेट मतलब छुपाना नहीं है। अभी क्या रहता है पता है, हमारे पास ना रिजर्व्स होते हैं, हर एक कंपनी क्या कहते हैं रिजर्व्स रखती है, राइट, तो लाइक जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व्स हो गया, या फिर प्रीमियम रिजर्व्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के रिजर्व्स होते हैं। तो उसमें से एक आता है हिडन रिजर्व। अगर ये हिडन रिजर्व अगर वो कैश पैटर्न में रहा ना तो वो इलीगल है, अलाउड नहीं है। हाँ, बट वही आपके बैंक में होगा तो वो लीगल है। हिडन मतलब क्या, कंपनी के पास है, बैंक को मालूम है पर बाकी इन्वेस्टर्स को मालूम नहीं है, ठीक है। सो ये जो हिडन रिजर्व्स है वो जो क्रिएट किए जाते हैं वो दिखा, भले इन्वेस्टर्स को ना दिखाओ पर बैंक को दिखाना चाहिए, उस पर टैक्स पे ऑफ होना ज़रूरी है। फिर आता है अवॉइड क्या करना है, अनफेयर प्रैक्टिसेस, इलीगल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अवॉइड इकोनॉमिक पावर, अगर हमारे पास अच्छी बिजनेसमैन के हिसाब से हमारी अच्छी पावर है तो उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। शुड नॉट मेक द अग्रीमेंट विद द फेलो बिजनेसमैन फॉर कंट्रोलिंग द, मतलब प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह मैं कंट्रोल रखूँगी मेरे पूरे बिजनेस पे, या फिर मैं कंट्रोल रखूँगी मेरे पूरे मार्केट पे, ऐसे कोई भी टाइप के अग्रीमेंट्स नहीं बनाने हैं। फिर एक्सेप्टेंस क्या है, एक्सेप्टेंस में पहला आता है कि सर्विस फर्स्ट प्रॉफिट नेक्स्ट, मतलब मेरा पहला काम क्या है कि मेरे को लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है। अगर मैं अच्छी सर्विस प्रोवाइड करूँगी मेरे पास और क्लाइंट आएंगे तो मेरा प्रॉफिट हमेशा बढ़ने ही वाला है। सेकेंड आता है दे शुड एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ अ बिजनेस, कस्टमर इज द किंग। इतना ध्यान में रखना है, कस्टमर किंग है। कस्टमर किंग मतलब अगर एक कस्टमर आपके पास आया, आपके यहाँ से खुश होकर गया तो वो दूसरा कस्टमर लेके आएगा, तो ट्रीट योर कस्टमर्स एज अ किंग। फिर बिजनेस जस्ट फेयर ह्यूमन एफिशिएंट एंड डायनामिक, मतलब बिजनेस जो भी होगा वो एफिशिएंटली होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है CSR, दैट इज मैं कब से बोल रही थी आपको कि हम लोग एक पॉइंट करेंगे जहाँ पे कौन से कंपनीज को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक सुनामी वगैरह आया तो उसके जो फंड्स गवर्नमेंट अरेंज करती है ना, तो उसमें किस किस कंपनी को शेयर देना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। सो CSR बेसिकली क्या कि सोशली हम एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अ कॉमन पब्लिक, वो क्या होने वाली है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, सोशल CSR is a management concept whereby companies integrate social and environmental concern in their business operations and interactions with their stakeholders। मतलब क्या कि वो कंपनी कैसे मैनेज करिए सोशली और एनवायरमेंटली, कैसे, मतलब कंपनी सोशली आजू बाजू के लोगों को या फिर हमारी सोसाइटी को कोई हार्म नहीं करिए, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करिए, या फिर कम से कम करिए, उस पर फोकस करेगी, और हमारे स्टेक होल्डर्स रहेंगे उनके साथ इंटरेक्ट अच्छे से करेगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR किसको हर कंपनी को CSR एप्लीकेबल नहीं है। जो कंपनी का नेटवर्थ 1500 करोड़ या उससे ज़्यादा है और टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है और नेट प्रॉफिट 15 करोड़ या उससे ज़्यादा है, नेटवर्थ, टर्नओवर और हमारा प्रॉफिट ये सारे अलग अलग है,
ध्यान में रखना। सो नेटवर्थ कितना होना चाहिए 15 करोड़, टर्नओवर कितना होना चाहिए 1000 करोड़ और प्रॉफिट कितना होना चाहिए 15 करोड़, तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं CSR में आ सकते हैं। कब से ये कमेटी ये जो CSR की कमेटी है वो कब से इफेक्ट करिए 1 अप्रैल 2014। ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट या ये पार्ट, कुछ भी पूछ सकते हैं। और ऐसी कंपनीज मस्ट स्पेंड द फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 2%, मतलब अगर उसका नेटवर्थ 1500 करोड़ है, टर्नओवर 1000 करोड़ है और प्रॉफिट अगर 15 करोड़ वो कमा रहा है, और एज पर द कमिटी ऑफ 1 अप्रैल 2014 उसको जितना भी नेट प्रॉफिट होगा 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में, 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स मतलब क्या कि अभी फॉर एग्जांपल ले लो हम लोग 24-25, ठीक है, उसके पीछे के लाइन के 3 साल, प्रीसीडिंग मतलब लाइन के, ठीक है, मतलब 24-25, सो 23-24, 22-23 और 21-22, ऐसे पीछे के 3 साल। सो उसमें क्या होना चाहिए, इमीडिएट 3 साल का एटलीस्ट 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट उसको CSR में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं CSR कमेटी कौन है। तो CSR कमेटी बेसिकली 4 डायरेक्टर्स उसमें होते हैं जो एटलीस्ट साल में 2 बार मिलेंगे, मीटिंग्स लेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे क्या क्या करना है, बजट कैसा होगा, प्रोग्रेस है या नहीं है, क्या चेंजेस करने हैं, उनके एक्टिविटीज़ क्या क्या है। तो पहला है हंगर और पॉवर्टी पे इरेडिकेट करना, मतलब अगर कोई हंगर है या पॉवर्टी का इशू है वो क्लियर आउट करो, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन दे दो, एजुकेशन प्रोवाइड करो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, चाइल्ड मोरालिटी रिड्यूस करो, उसके बाद हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है या फिर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर वर्क करो, रूरल डेवलपमेंट और स्लम डेवलपमेंट करो, मतलब जो छोटे छोटे एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ है या फिर जो स्लम एरियाज़ है उसको अच्छे से हाइजीन करो, ग्रो करो। एलोकेशन ऑफ फंड्स, the company would spend not less than 2% of average net profit during the immediate preceding 3 immediate, वो ऊपर ही पढ़ा था हम लोगों ने कि उसका जो नेटवर्थ एंड ऑल प्रॉफिट और टर्नओवर के हिसाब से 2% से कम वो लोग नहीं दे सकते, 2% से ज़्यादा दे सकते हैं बट 2% से कम वो लोग नहीं दे सकते हैं 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। नॉन कंप्लायंस CSR एक्टिविटीज़ क्या है, मतलब कोई पेनल्टी, अगर फॉर एग्जांपल मैंने CSR एक्टिविटी नहीं की, मेरा नेटवर्थ जा रहा है 1500 करोड़, नेट टर्नओवर जा रहा है 1000 करोड़ और मेरा प्रॉफिट भी 15 करोड़, ये तीनों भी मेरे ऊपर है, वो पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर है। अगर वो पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर है और फिर भी मैं CSR में इन्वॉल्व नहीं हो रही हूँ, CSR में फंड्स प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, दैट इज मिनिमम 3 ईयर्स का 2%, अगर नहीं कर रही हूँ तो वो टाइम पे मे को पनिशमेंट हो सकती है, फाइन एटलीस्ट 50,000 से लेके 2,50,000 तक जा सकती है। एवरी ऑफिसर ऑफ अ कंपनी डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल, मतलब जितने भी ऑफिसर उसमें रहेंगे सबको पनिशेबल है 3 ईयर्स के लिए, और उनको भी फाइन कितना लगेगा 50,000 to 5 लाख या फिर दोनों भी, ठीक है। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 ख़त्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 7 ख़त्म करेंगे और उसके बाद 8 OCM ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग SP सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे। होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।